नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान जिसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक, इसका हम करने वाले हैं सैंपल पेपर। देखिए, सैंपल पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। देखिए, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप तसल्ली के साथ देखो। ठीक है, आप ऐसे बच्चे हो जो आते हो तुरंत देख रहे हो कि हाँ इंटरेस्टेड है, चलो देख लो, उसके बाद छोड़ के चले जाओ। ऐसा नहीं है। अगर आपको देखना है तो पूरा ही देखना है, नहीं देखना तो बिल्कुल ही छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो से हर किसी बच्चे को फायदा हो जो इस वीडियो को सीरियसली देखे। क्योंकि मुझे पता है कि आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है 16 तारीख से, और उससे पहले लमसम देखा जाए तो 20-25 दिन है आपके पास जिससे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो थोड़ा सा वीडियो और आगे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल अगर देखा जाए 3 घंटे का समय मिलता है, 80 नंबर का पेपर होता है, 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो कि ABCD इस तरीके से डिवाइड होता है, और सारे प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सारे क्वेश्चनों को करते हो तो आपको नंबर मिलने के ज्यादा संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज की वजह से आपको सारा चीज करना है। अब चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, जिसमें से एक एक क्वेश्चन अगर देखा जाए, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जिसको बहुविकल्पीय कहते हैं, वो क्वेश्चन आपके 1 से लेकर 12 तक आएंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 13 से लेकर 18 में 2-2 अंक के क्वेश्चन आएंगे, और जो कि आपको 50 से 60 वर्डों में देना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपको एक चीज बता दूं कि हो सकता है कि कल के डेट में एक वीडियो मैं आपके लिए पब्लिश करूं, जिसमें आपको ये दिखाऊंगा कि एक एक नंबर क्वेश्चन को करते कैसे हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन को किस तरीके से लिखते हैं। अगर आपको लिखना ही नहीं पता है किस तरीके से लिखना है, तो आप, अगर आपके ठीक ठाक नॉलेज भी है तो भी आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि जब लिखने का फॉर्मेट ही आपको नहीं पता है तो दिक्कतें हो सकती है। तो आपके लिए यूजफुल वीडियो रहेगी, तो इस चीज को देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप 11th क्लास में हो तो आपको नोट्स अगर चाहिए तो 7011912793 पे मैसेज करके आपको नोट्स मिल सकता है। और ये नोट्स जो आपको मिलेगा वो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तक मैं इस नोट्स को पेड में दिया हूं, बट आपको पता है पेपरों के टाइम पे मैं नोट्स फ्री कर देता हूं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको एक कोड बताना पड़ेगा, और कोड क्या है? विकास विकास 2024। ठीक है, ये कोड जो है ये आपको बताना पड़ेगा, और अगर आपने ये कोड बताया तो ही आपको नोट्स फ्री मिलेगा। और ये कोड इसलिए रखा गया है क्योंकि मुझे ये पता लगेगा कि हाँ बच्चे ने वीडियो देख के आया हुआ है और उसको नोट्स चाहिए तो उसको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस कोड को जरूर बताइएगा अगर आपको फ्री में लेना है, अदरवाइज फ्री में नहीं लेना है तो 59 रुपीज का एक नोट्स आपको इजिली मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 19 से लेकर 23 जो क्वेश्चन है वो है 4 अंक के क्वेश्चन, जिसको 100 से लेकर 120 वर्डों में करना है, और इससे अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पॉइंट वाइज आंसर देने हैं, जो कि मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा, जब मैं वीडियो लेके आऊंगा किस तरीके से आपको करना है। साथ ही साथ 24 से लेकर 26 में आपका पैसेज दिया हुआ है, जिसमें कार्टून भी है और साथ ही साथ मानचित्र भी दिया हुआ है, मैप वाले क्वेश्चन है। इसके साथ साथ 27 से लेकर 30 वाले जो क्वेश्चन है, इसमें 6 अंक वाले प्रश्न है, इसको 170 से लेकर 180 वर्ड के बीच में देना है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। और इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और लिखा है, 6 अंक वाले जो प्रश्न है उनमें आंतरिक विकल्प है, यानी कि 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और करके, चाहे आपको इसको अटेम्प्ट करना है चाहे नीचे वाले को अटेम्प्ट करना है, जो भी आपकी मर्जी है वो। अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन। देखिए एमसीक्यू को क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानता का आयाम नहीं है, मतलब समानता का एक तरीके से प्रकार नहीं है। तो जब हमने समानता वाला चैप्टर किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि राजनीतिक समानता होती है, सामाजिक समानता होती है, धार्मिक समानता होती है, बट आर्थिक समानता नहीं है। क्योंकि आपको पता है आर्थिक समानता क्यों नहीं है, क्योंकि आर्थिक समानता इस वजह से नहीं है कि इस वजह से नहीं है कि क्योंकि इसमें देखिए आर्थिक वाले में अगर मैं बात करूं, ठीक, तो एक व्यक्ति को अगर जॉब करना है तो वो जॉब करेगा, दूसरे व्यक्ति को अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करेगा। अब यहाँ पे जो जॉब करने वाला व्यक्ति है उसको हो सकता है कि पैसा ज्यादा ना मिल पाए, और हो सकता है कि अच्छा भी मिल पाए, लेकिन बिजनेस करने वाला व्यक्ति, मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से करे। तो यहाँ पे आपने देखा है कि हो सकता है कि इसकी सैलरी अलग हो और बिजनेस करने वाली की सैलरी अलग हो, तो यहाँ पर एक समान समानता नहीं मिल सकती, क्योंकि दोनों का प्रोफेशन क्या है, अलग है। कोई बिजनेस कर रहा है तो कोई जॉब कर रहा है, तो यहाँ पर समानता नहीं देखने को मिलती है। जबकि अगर देखा जाए तो धार्मिक समानता जो होती है वहां पे समानता देखने को मिलती है, क्योंकि सरकार के लिए, सबके लिए हर धर्म समान है। जो भी आपको जिस भी धर्म में जाना है आप जा सकते हो, इस चीज की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है,
एन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया? तो देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया था। नेल्सन मंडेला कौन? दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति बने थे आगे चल के, उनको कहा जाता था नेशनल मंडेला। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी एन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लूटो के द्वारा लिखी गई? प्लूटो नहीं, प्लेटो ही होगा, प्लेटो, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मतलब कौन लिखा था? प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखा था? दी रिपब्लिक, है ना। रिपब्लिक भी बोल सकते हो, दी रिपब्लिक भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए दो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, बट मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सार्वभौमिक जो व्यस्क मताधिकार है, इस चीज की घोषणा कब की गई है ना। देखिए इनसे पता लग रहा है कि घोषणा कब की गई है। तो कब की गई है? 10 दिसंबर 1948 में की गई है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना अपने में, 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मताधिकार की घोषणा की गई थी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन लिखा है, इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि एक राज्य के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज की आवश्यकता नहीं है, यानी कि किस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है अगर हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए समान सोच की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। समान राजनीतिक मूल्यों की भी आवश्यकता पड़ती है, समान भूमि की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन समान धर्म की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए हमारा जो भारत जो देश है, जो राष्ट्र है ना, जो राष्ट्र राज्य है, इसमें अगर देखा जाए तो एक समान धर्म है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी देश के रूप में हमने देखा है, और बढ़िया देश के रूप में देखा है। और हमारा जो भारत देश है वो सभी के लिए एक तरीके से समझिए कि एक उदाहरण पेश करता है कि हमारे देश में इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपना जो देश है स्मूथली चल रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से उदाहरण पेश करता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें किस चीज की आवश्यकता नहीं है? समान धर्म की आवश्यकता हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो इस तरीके से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में कथन ए के बाद कारण भी दिया हुआ है आर, और अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, तो इसमें हमको पता है कि अभिकथन भी पढ़ना होता है और कारण भी पढ़ना होता है। तो देखिए क्या लिखा है, भारत सभी धर्मों का समान महत्व देता है, बिल्कुल सही बात है। भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों से भिन्न है, बिल्कुल। भारत ने पश्चिमी देशों से धर्मनिरपेक्षता तो देखा ही है, लेकिन भिन्न है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देशों की जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें यह बात कहा गया है कि राज्य कभी भी धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत भी यही कहता है कि राज्य कभी भी धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे हस्तक्षेप करना पड़ेगा, है ना। भारत में ये है कि जब जब जरूरत पड़ी है, धर्मों में सुधार की जरूरत पड़ी है, तो उस टाइम पे राज्य इन्वॉल्व होता है, लेकिन जबकि पश्चिमी देशों में राज्य का कोई भी लेना देना नहीं होता है धर्म के साथ। तो इस वजह से ये दोनों ही पॉइंट राइट है। तो यहाँ पे आपका जो बी पॉइंट हो जाएगा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। कि अभिकथन कारण दोनों ही सही है, कारण कथन का सही व्याख्या करता है। चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सातवां जो क्वेश्चन है क्या लिखा है, एक टाइप से हमें अधिकार दे रखा है, दूसरी ओर हमें अनुच्छेद दे रखा है। अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। अनुच्छेदों में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 25 से लेकर 28, 23 से 24, 19 से 22 ये चीज। तो इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये बात याद होना चाहिए कि 6 मौलिक अधिकार दिया हुआ है, तो सीरियल वाइज कैसे है? तो सीरियल वाइज कैसे है इसका मैं एक तरीके से तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए एक तो या तो आपको इसके अधिकार याद हो तो आप सीधा ही मैच कर सकते हो। दूसरा चीज, अगर आपको अधिकार नहीं याद है तो कैसे करना है, सबसे पहली चीज तो आपको इसको ना सीरियल वाइज कर लेना। जैसे समानता का अधिकार पहले आता है, स्वतंत्रता का उसके बाद आता है ना, और इसके अलावा तीसरे नंबर पे ये आता है, और चौथे नंबर पे ये आता है, इस तरीके से आता है ना। अच्छा, जो पहले आता है जाहिर सी बात है उसका अनुच्छेद शुरुआत मतलब सबसे कम होगा, है ना। तो देखिए समानता का अधिकार स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 14 से 18 से, तो यानी कि इसको मैच करोगे आप इससे। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे है ना स्वतंत्रता का अधिकार, तो देखिए 18 हो गया, 18 के बाद क्या आता है, 19 आता है, तो ये इससे मैच कर देगा। अच्छा, ये कहाँ तक चल रहा है, 22 तक चल रहा है, उसके बाद क्या आता है, 23 आता है, तो तीसरे का 23 हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका लास्ट वाले का ऐसे हो जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हो सीरियल वाइज करके, लेकिन सीरियल वाइज याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाला जो काम है वह है भारत का चुनाव आयोग। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पुट करना चाहता हूँ कि प्रथम चुनाव आयुक्त, यानी कि चुनाव आयोग को जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो कौन है, और प्रेजेंट टाइम में कौन है। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में आते हैं। तो एक बार आप मुझे जरूर इस चीज का आंसर जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
9वें क्वेश्चन की क्या लिखा है, हाल ही में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, कौन से दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसको पहले ही मिल गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसको भी मिल चुका था, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी इसको भी मिल चुका था, लेकिन अगर देखा जाए तो इन चारों पार्टियों में जो रिसेंटली जिसको दिया गया वो आम आदमी पार्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। इन तीनों को तो ऑलरेडी पहले ही मिला हुआ था, इसको हाल फिलहाल में मिला है। हाल फिलहाल क्या है, अभी टाइम हो गया 2012 के आसपास का था। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आगे लिखा है कि भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारत का प्रमुख कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो हमें पता है राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो यहाँ पे अ पॉइंट यानी कि ए पॉइंट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 11वां क्वेश्चन देखने को मिलता है कि धन विधेयक किस संसद में पेश किया जाता है। तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ब पॉइंट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति है, समूह है जो इसको हटा सकता है। ठीक है, संस्था है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय पहला ऑप्शन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री दूसरा, संसद तीसरा और चौथा लिखा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उसको हटाने की जो प्रक्रिया चलती है वो चलती है संसद में। ठीक है, कहाँ चलती है, संसद में चलती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर मान लो कि सर्वोच्च न्यायालय में मेन न्यायाधीश होते हैं और बाकी अदर न्यायाधीश होते हैं, तो अगर मेन न्यायाधीश को हटाने की बात आएगी तब तो संसद उस चीज को करेगी। बट अगर अन्य जो न्यायाधीश है उनको हटाने की प्रक्रिया आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका भी सलाह लेना पड़ता है ना, इस तरीके से होता है। चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अब आ जाते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो हमें पता है सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार से अभिप्राय वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है बिना किसी भेदभाव के उसको वोट देने का अधिकार होता है, उसे ही कहते हैं सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि संविधान में संशोधन क्यों किए जाते हैं, यानी कि क्या ऐसी जरूरत आनी पड़ती है इसकी वजह से संविधान में संशोधन होते हैं। तो देखिए संविधान जो बना है वो बना है 1949 में, लागू किया गया 1950 में। ठीक है, लेकिन आपको पता है आजादी को इतने टाइम हो गया है, संविधान बनने को इतना टाइम हो गया है, तो जो नीतियां जो चीजें उस टाइम पे बनाई गई हैं वो जरूरी नहीं है कि हर समय के अकॉर्डिंग बनाई गई हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे जनरेशन में परिवर्तन हो रहा है, चीजों में परिवर्तन हो रहा है, संविधान में भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों की आवश्यकता हो जाती है। कई सारे कानून ऐसे होते हैं जिनको अपडेट करने की जरूरत पड़ जाती है ना। तो इस वजह से हमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है ताकि समय के अकॉर्डिंग उस चीज को बदला जा सके। और ये संविधान की खूबी है कि ये बात रखी गई है कि समय के अकॉर्डिंग उस चीज को परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे समझते हैं स्थानीय सरकार लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाती है। तो बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है। आपको ये बात पता है कि अगर सपोज ये अपना देश है और देश कई सारे राज्यों में अगर बटा हुआ है तो राज्यों के अंदर भी कई सारे जिले होते हैं, जिलों के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, है ना, इस तरीके से डिवाइड है। अगर हमें पता है गांव के लेवल पे अगर सरकार मजबूत होगी, यानी कि जो स्थानीय सरकार जिसको हम ग्राम पंचायत प्रधान, है ना, विधायक ये सब कहते हैं, तो अगर स्थानीय स्तर पर ये सरकार मजबूत होती है, जब गांव के स्तर पे चीजें मजबूत होगी तो प्रखंड के स्तर पर ऑलरेडी मजबूत हो जाएगी, जब प्रखंड के स्तर पर मजबूत होगी तो जिला स्तर पर चीजें मजबूत होंगी, जब जिला स्तर पर चीजें मजबूत होगी तो राज्य स्तर पर ऑटोमेटिक होगा, और जब राज्य मजबूत बनेगा तो इस तरीके से देश मजबूत बनता है। तो लोकतंत्र को इससे बहुत ही ज्यादा मजबूती मिलती है, क्योंकि स्थानीय स्तर की सरकारें हो चाहे कोई भी सरकारें हो, उसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। और कौन से विधि के द्वारा, लोकतंत्र की विधि के द्वारा। मतलब यहाँ पे हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का, या फिर नहीं प्रेजेंट करने का तो वोट देने का। ठीक है, या तो आप चुनाव में खड़े हो सकते हो, अदरवाइज आप वोट दे सकते हो। तो इस तरीके से आप लोकतंत्र के देश में रह रहे हो, तो यहाँ पर आपकी ही वजह से स्थानीय सरकारें मजबूत होती है ना। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता। बाकी ये देखिए जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सबका आपको आंसर है, आपको हमारे नोट्स में मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप नोट्स ले सकते हैं, आपको वहां से चीजें मिल जाएंगी। और साथ ही साथ एक बेनिफिट आपके लिए ये भी रहेगा कि 11th क्लास में आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो 12th क्लास में, ठीक है, आपको सारी जितनी भी चीजें आपको चाहे नोट्स हो चाहे कोई भी चीज हो, आपको बहुत ही इजीली प्रोवाइड होगी और सारी चीजें आपकी हो पाएंगी, यानी कि 12वीं क्लास वो बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी हो पाएगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो इसको ध्यान से समझिए। धर्म निर का मतलब होता है नहीं, पक्षता का मतलब होता है पक्ष, यानी कि किसी भी धर्म का कोई भी पक्षपात नहीं करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है और धर्म कभी राज्य से नहीं चलता है। धर्म एक अलग मैटर है, राज्य एक अलग मैटर है, ठीक है। तो कोई भी किसी भी धर्मों के साथ कभी भी कोई भी राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं रहेगा, कभी भी किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। और इसको 1976 में चेंज करके धर्मनिरपेक्षता की जगह पे भारत में पंथ निरपेक्षता जोड़ दिया गया है। कौन सा? पंथ निरपेक्षता, ठीक है। इस चीज को याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंथ निरपेक्षता कब जोड़ा गया? 1976 में। कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रवाद अप्रासंगिक है? तो देखिए, अगर कहा जाए तो वैश्वीकरण की वजह से धीरे धीरे जो राष्ट्रवाद का धीरे धीरे जो वो है मतलब अर्थ है उसमें चेंजेस आ रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि अप्रासंगिक है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये चीज सरासर गलत है। क्योंकि वैश्वीकरण के आ जाने की वजह से देश मजबूत भी हुआ है और देश में कमजोरी भी आई है। अपने अपने अलग अलग पॉइंट है। जैसे आपको ये बात पता है कि वैश्वीकरण से सकारात्मक भी प्रभाव पड़े हैं और नकारात्मक भी प्रभाव देखने को मिले हैं, है ना। इस तरीके से तो वैश्वीकरण के द्वारा राष्ट्र अब अप्रासंगिक है ऐसा कहना भी सही नहीं है, ठीक है। ऐसा आप करके लिख सकते हैं। आगे, किसी व्यक्ति के किसी देश के नागरिकता क्यों आवश्यकता होती है? किसी भी व्यक्ति की किसी भी देश की नागरिकता इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी देश में रह रहा है और वो अच्छे तरीके से रहना चाहता है तो वहां का नागरिक बनना ही पड़ेगा। रीजन क्या है? अब जैसे मान लो अपना इंडिया देश है और यहाँ पे कोई आता है घूमने के लिए या फिर मतलब यहाँ पे विजिट करने के लिए आता है, तो क्या उसको हर एक चीज की परमिशन दे दी जाती है कि आप कहीं भी आ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको जैसे हमें अधिकार मिला हुआ है यहाँ पे हर एक चीज का अधिकार मिला है, ऐसे उनको अधिकार नहीं मिलता है। साथ ही साथ अगर आप किसी देश के नागरिक बन जाते हो तो आप वहां पे चाहे राजनीतिक अधिकार हो चाहे सामाजिक अधिकार हो, जितने भी अधिकार होते हैं आपको सारे अधिकार मिलते हैं क्योंकि आप उस देश के नागरिक हो। तो नागरिकता मिलना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है, ठीक है, किसी भी देश के व्यक्ति के लिए। क्योंकि अगर नागरिक हो तो आपको सारे अधिकार मिलेंगे, कहीं भी आने जाने रहने खाने पीने हर एक चीज की स्वतंत्रता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, अधिकारों के साथ साथ हमेशा जिम्मेदारियां यानी कि कर्तव्य आती है, इसके समर्थन में आप उत्तर दीजिए। देखिए, ये 4 नंबर के क्वेश्चन है और इस 4 नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम जो वर्डिंग होनी चाहिए, कम से कम देखा जाए तो 120 वर्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। 120 वर्ड तो होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, अधिकारों के साथ हमेशा जिम्मेदारियां यानी कि कर्तव्य आती है। कैसे, इस चीज को मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो एग्जाम्पल से आप चीजें समझ पाएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अधिकार जैसे आपको पता है कि आप कोई कार्य करते हो, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि आप 18 साल के हो गए, ठीक है। 18 साल के हो गए हो तो 18 साल होने पर आपको एक वोटर आईडी कार्ड मिल जाता है कि आप इस देश के अब जिम्मेदार नागरिक बन चुके हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। अच्छा, तो आपको अधिकार मिल गया किस चीज का, कि वोट देने का अधिकार मिल गया। लेकिन अब इसके साथ ही साथ आपके सामने क्या आ जाता है, कर्तव्य। किस टाइप का कर्तव्य? कर्तव्य ये आ जाता है कि अगर आप 18 के हो गए हो और अगर आपको अधिकार मिल गया है वोट देने का, तो कर्तव्य आपका ये होता है कि देश के लिए जो अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, जो देश को बखूबी चला सकते हैं, उन व्यक्तियों का चुनाव करना ये आपका कर्तव्य बन जाता है। तो अधिकार मिलना, कर्तव्य मिलना, दोनों एक ही सिक्के के एक तरीके से समझो दो पहलू है। जहां अधिकार आपको मिला वहीं आपको कर्तव्य मिल जाता है ना। अधिकार मतलब एक तरीके से पावर, और जब आपको पावर मिलता है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाती है। अगर गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट अगर किसी पुलिस वाले को हथियार देती है, मतलब अगर बंदूक वगैरह देती है, तो उसके साथ साथ उसका कर्तव्य भी जुड़ जाता है कि इस चीज को आपको कब चलाना है और कब नहीं चलाना है। और अगर आप चलाते हो तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी है ना। तो ये भी चीज है, अधिकार जब मिलता है तो जिम्मेदारियां भी मिल जाती हैं। आप इस तरीके से करके एक्सप्लेन कर दोगे। आगे, राजनीति वह नहीं है जो हमारे राजनेता कर रहे हैं, इसे समझाइए। देखिए, राजनीति क्या है, राजनीति बहुत ही अच्छी चीज है। जब मैं राजनीति वाला चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें आपको ये चीज बताया था कि जो राजनीति है, राजनीति कई सारे लोग ना इसको गंदे रूप से देखते हैं। क्योंकि कई सारे, देखो, जब भी आपस में लड़ाई होगी, कभी भी कोई बात होगी, तो हम कहते हैं कि ये तो मेरे साथ बहुत ही गंदी राजनीति खेल रहा है ना, इस तरीके की चीजें करते हैं। लेकिन एक्चुअल मायने में देखा जाए तो राजनीति वह चीज है जिसके द्वारा एक देश को बखूबी तौर पे चलाया जाता है। एक देश के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी परेशानियां हैं, उन सभी चीजों को बखूबी हल किया जाता है। यही होता है राजनीति का अर्थ। राजनीति एक देश को चलाने की कला बताती है कि आप किस तरीके से अपने देश को चला सकते हो और अपने देश के लोगों का कल्याण कर सकते हो, है ना। ये सारा चीज है
ये राजनीति में आता है। तो जो राजनेता कर रहे हैं आज की डेट में, जैसे घोटाला करना, जैसे अपने पदों का गलत यूज करना, इसके साथ साथ भ्रष्टाचार करना, भेदभाव करना, ठीक है, और इसके अलावा अपने हित में कानून को तोड़ना, जोड़ना, मरोड़ना, ये सारा चीज है ना। तो इस वजह से हमें राजनीति के ऊपर थोड़ा सा संदेह हो जाता है, अदरवाइज देखा जाए तो राजनीति बहुत ही अच्छी चीज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमें विद्यालय स्तर पर राजनीति सिद्धांत क्यों पढ़ना जरूरी है। देखिए, अगर मैं बात करूं विद्यालय स्तर पर हमें राजनीति पढ़ना क्यों जरूरी है, तो देखिए राजनीति पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम इस देश में रह रहे हैं और देश को चलाने वाला भी जो है वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ही है। अब वो व्यक्ति किस तरीके से कार्य कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, घोटाला कर रहा है कि क्या कर रहा है, इन सभी चीजों को ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए हमें राजनीति पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत स्तर पर राजनीति सिद्धांत का अध्ययन करने में हमें अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है और गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं को समझने में सहायता भी मिलती है। इस वजह से राजनीति पढ़ना या राजनीति सिद्धांत पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट और बात कर लेते हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, चीजें अच्छे समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 21वां क्वेश्चन। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्या हमें अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको अपनी मर्जी से लिखना है। तो मेरे हिसाब से अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने मन की बातों को रखना। आप अपने मन की बातें कब रखते हो, जब आपको लगता है कि सरकार कोई गलत कार्य कर रही है या फिर सरकार की जो नीति है वो जनता के हित में नहीं है, तो ही आप अभिव्यक्ति करते हो, आपस में बात करते हो और सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हो, ये सारी चीज। तो अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति सरकार को एक तरीके से सरकार की गलतियों को दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। आगे, संविधान फैला नहीं हुआ है लेकिन हमें फैला नहीं है, इसको फेल एक तरीके से लिखा गया है। ये संविधान फेल नहीं हुआ है लेकिन हमने इसे फेल करने पर मजबूर कर दिया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो देखिए, माना जाए ये जो वाक्य लिखा है, संविधान फेल नहीं हुआ है लेकिन हमने इसे फेल करने पर मजबूर कर दिया है, ये जो चीजें कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत है। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, संविधान फेल नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले समझिए संविधान है क्या। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं, जिसके द्वारा देश को चलाया जाता है। सिर्फ देश को ही नहीं चलाया जाता है बल्कि देश के जितने भी व्यक्ति हैं उनके हितों के बारे में चीजें लिखी गई हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी जाति के वर्ग हो, सभी के हितों के बारे में सारी चीजें लिखी गई हैं। अर्थात एक प्रकार का ऐसा नियम लिखा गया है जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों का कल्याण हो पाए। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा है कि जो संविधान है वो सारी चीजें सही है, लेकिन लोग आज की डेट में भ्रष्टाचार के चक्कर में, ठीक है, भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया, भेदभाव हो गया, अपने पावर का लोग मिस यूज करने लगे हैं। इसके द्वारा कानून को, ठीक है, प्रभावशाली नहीं बनने देना चाहते हैं। इसके अलावा डर होता है लोगों के अंदर, डर का अभाव होता है कि मतलब जैसे होता नहीं कि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो इसका मतलब उसको डर ही नहीं है ना, ऐसी चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा अपने फायदे के लिए संशोधन कर देना, ये सारी चीजें हम अपने फायदे के लिए कर देते हैं। और जब ये सारी चीजें हम कर देते हैं तो ये हम संविधान के खिलाफ करते हैं। जब संविधान के खिलाफ, यानी कि संविधान होने के बावजूद भी अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि संविधान फेल हो रहा है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार, पावर का मिसयूज, घोटाला, भेदभाव, अगर ये सब चीज ना हो तो संविधान जो चीजें लिखी गई है, एक देश को चलाने में संविधान से बेटर जो चीज है कुछ भी नहीं है। तो संविधान फेल होता जा रहा है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि संविधान जब अपने ऊपर आ जाता है, संविधान की जब बातें अपने ऊपर आती है तो उस टाइम पे हर व्यक्ति संविधान के आगे झुक जाता है। लेकिन आज कुछ लोगों की वजह से संविधान का जो इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ कुछ लोगों की वजह से। लेकिन वो कब तक दिखाई दे रहा है? जब तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जिस दिन एक्शन लिया गया उस दिन जो संविधान है, संविधान की असली पावर लोगों को पता लग जाएगी। ठीक है, चलिए जी, इस तरीके से आप करके लिख सकते हैं। आगे समझिए, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया समझाइए। कानून निर्माण की प्रक्रिया समझते हैं। कानून निर्माण क्या है? तो कानून निर्माण अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से कानून को बनाया जाता है, तो इसकी विभिन्न प्रकार की चरणें हैं। सबसे पहले कानून बनने से पहले उसका प्रारूप लाया जाता है। प्रारूप जिसको विधेयक कहते हैं। विधेयक को सबसे पहले समिति में रखा जाता है, समिति में चेक वेक होता है, उसके बाद वो लोकसभा या फिर राज्यसभा में जाता है। लोकसभा अगर जाएगा तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तो कानून बन जाएगा। अगर वो वापस कर देता है तो फिर दोबारा लोकसभा के पास आएगा। लोकसभा को अगर लगता है कि कानून वाकई में सही है तो फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के बाद दोबारा जब जाएगा तो वो कानून बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से।
आगे समझते हैं। कहा जाता है कि हमारा संविधान लोगों के प्रतिनिधि द्वारा नहीं बनाया गया है, इसलिए प्रतिनिधि मूलक नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान को बनाने में हर एक व्यक्ति को नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता है। भारतीय संविधान को बनाने में अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा जब चुनाव हुआ तो 389 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया गया था, और इसमें ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत ही बारीकी से चीजों का अध्ययन करके सारी चीजों को लिखा था। ठीक है, और आज जो भी चीज संविधान में लिखा गया है बेस्ट टू बेस्ट ही लिखा गया है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रतिनिधि मूलक नहीं है। हालांकि जो भी व्यक्ति थे, जितनी भी सारी चीजें लिखी वो लोगों के हितों में ही सारी चीजें लिखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके चीजें लिख सकते हो, जो भी संविधान की अच्छाई है वो सारी चीजें आप लिख सकते हो, या फिर इसके अपोजिट में भी दे सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसका आंसर दोगे। आगे बात कर लेते हैं पैसेज की। पैसेज देखिए इसमें एक बार पढ़िएगा तो इसमें ये लिखा है कि अनुच्छेदों के बारे में बात किया गया है कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, लेकिन संविधान में संशोधन करना अपने फायदे के लिए या फिर बार बार संशोधन करना, ये चीजें नहीं होना चाहिए, यानी कि इस चीज से हमें बचना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा संविधान में संशोधन लचीला तथा कठोर भी है। लचीला क्यों? क्योंकि इसमें खुला परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कठोर इसलिए क्योंकि इसमें हम बार बार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब सीधा इसके हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा है? हमारे संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का प्रावधान दिया गया है? तो यहीं पे देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है 1968, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1968। हमें संविधान में संशोधन क्यों करना चाहिए? तो हमें संविधान में संशोधन इसलिए करना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान है जो समय के साथ अप्रासंगिक हो जाते हैं, इसलिए हमें उसको संशोधन कर देना चाहिए। आगे समझते हैं, हमारा संविधान किस प्रकार का है? हमारा संविधान लचीला तथा कठोर दोनों ही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर किसी बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप इसको घर बैठे 3 घंटे का पेपर खुद से सॉल्व कीजिएगा एक बार वीडियो देखने के बाद, ताकि आपको चीजों में थोड़ी सी आइडिया मिल जाए। ठीक है, आगे भारत के दिए गए रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र में 4 जगह दिए गए हैं, 1 2 3 करके। ठीक है, 1 2 3 4 करके, और ये कुछ प्रश्न लिखे गए। अब देखिए इसको करते क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए मैप दिया हुआ है। सबसे पहले करते कैसे हैं, आपको ऐसा एक वो है ना बॉक्स अपने पेपर में बना लेना है, मतलब शीट पे बना लेना है। ये सेम ऐसी चीजें आपको लिखनी है। यहाँ पे संबंधित अक्षर में जो ब्लैंक खाली है उसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे आना है आपको, और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 ये जो पॉइंट लिखा है ना, इन्हीं चारों राज्यों में से बनाना है। ये नहीं कि आप कह दो राजस्थान में सबसे ज्यादा लोग हैं, ऐसा नहीं आपको कहना है। जितने पे पॉइंट लगा हुआ है उतने में से ही आपको बताना है। तो देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश। ए क्या है? उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर है आपका महाराष्ट्र, तीसरा नंबर जो है कर्नाटक, चौथा है आपका आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो आपको उत्तर प्रदेश है, तो आपको करना क्या है, हालांकि इसमें देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा हुआ है ना, मैप में भी 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, अदरवाइज मैप में 1 2 3 4 करके नहीं दिया होगा, ABCD करके दिया होगा। अदरवाइज अगर आप देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में 1 नंबर लिखा हुआ है, वो भी सर्कल में। तो आपको करना क्या है, इसमें A पॉइंट लिखना है, वो भी सर्कल में, और यहाँ पे लिख देना है उत्तर प्रदेश, है ना, इस तरीके से लिख देना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, इस चीज को पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि राज्य जिसमें फिल्म उद्योग मौजूद है तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो दूसरे वाले में आपको क्या लिखना है, दूसरे वाले में आपको लिख देना है ऐसे करके दूसरा, और यहाँ पे लिख देना महाराष्ट्र। ठीक है, तीसरे वाले में क्या लिखा है, तीसरा क्वेश्चन कि वह राज्य जहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? तो कर्नाटक में बोली जाती है, तो वहाँ पे तीसरा और सामने कर्नाटक लिख देना है। नेक्स्ट चौथा क्या है, जो बचा है वही हो जाएगा। अमरावती किसकी राजधानी है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पे आपका 4th पॉइंट लिखकर और नीचे आपको लिख देना है आंध्र प्रदेश। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 26वां, दिए गए कार्टून का अध्ययन करें और नीचे दिए गए क्वेश्चन का मतलब वो करें। तो अब क्वेश्चन क्या है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अगर प्रमुख देखा जाए तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है आपका ये जो प्रधानमंत्री होता है वो। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जवाबदेही किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का क्या महत्व है? तो देखिए बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का महत्व घट जाता है। रीजन क्या है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का लीड करता है, या आप ये कहो कि एक प्रकार का मुखिया होता है जो सभी चीजों को देखता है, सबको काम, सबको सारी चीजें डिवाइड करके देता है। इस वजह से प्रधानमंत्री का जो महत्व वो ज्यादा हो जाता है। और एक तरीके से देखिए सबसे ज्यादा जवाबदेही वाला जो कार्य होता है ये होता है प्रधानमंत्री का। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
अब बड़े बड़े क्वेश्चन है जो उसको देख लेते हैं जल्दी से। 3 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, भारत में सकारात्मक कार्यवाही उच्च वर्ग तथा निम्न वर्गों के बीच खाई को कम कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। सकारात्मक कार्यवाही क्या है, सकारात्मक कार्यवाही वो कार्यवाही है जो चीजों को ध्यान में रखकर किया जाए, यानी कि अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है। और इसी की वजह से सकारात्मक कार्रवाई हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो भारत में जो सबसे बड़ी जो सकारात्मक कार्रवाई है उनमें से एक है कानून जनादेश, ठीक है। अभी कानून जनादेश क्या है, कानून जनादेश में क्या होता है कि हर एक जो वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो पिछड़ा जाति हो अनुसूचित जाति हो, उनको उनको आरक्षण दे देना, एक तरीके से यही है जनादेश का मतलब, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि भारत में सबसे बड़ी सबसे स्पष्ट सकारात्मक कार्रवाई नीतियों में से एक कानूनी जनादेश है। और ये निर्धारित किस चीज को करती है, कुल सीटों की एक निश्चित संख्या, अनुसूचित जाति को 7.5%, अनुसूचित जनजातियों को 7.5%, अनुसूचित जातियों को 15%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% जैसे सीटें आवंटित की गई हैं, है ना। इस तरीके से आप करके लिख सकते हो सकारात्मक कार्रवाई, ठीक है। ऐसी कार्रवाई जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को ध्यान में रखकर की जाती है उसे ही सकारात्मक कार्रवाई कहते हैं। आगे समझते हैं जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत। देखिए जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत में बहुत सारी बातें की है, इसमें अज्ञानता का आवरण भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मान लो आप किसी ऐसे समाज का सदस्य हो जहां पे आपको यही नहीं पता है कि आपकी जाति क्या है, अगर आपको कोई नियम दे दिया जाए बनाने के लिए तो आप कैसा नियम बनाएंगे, तो आप उस तरीके का नियम बनाएंगे जिससे हर एक व्यक्ति को फायदा हो पाए, है ना। इसके साथ साथ जॉन रॉल्स ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, जैसे व्यापक आधारभूत स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें हमारी स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, इन सब चीज को महत्व दिया जाता है। दूसरा है अवसर की समानता, जिसमें हर एक व्यक्ति को अवसर दिया जाता है। तीसरा आय का पुनर्वितरण, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें इन भेदभाव को खत्म करना है तो हमें जितनी भी चीजें हैं उनका दोबारा से बंटवारा करना चाहिए, ताकि अमीर गरीब के जो बीच खाई है उसको खत्म किया जा सके, इस तरीके से, ठीक है। बाकी नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आगे है वैश्वीकरण के युग में मानव अधिकारों की अवधारणा का मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल सही बात है। मानवों के लिए अधिकारों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आपको पता है कि मौलिक अधिकार, इनके बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास होता नहीं है। इसके साथ साथ आपको पता है अधिकार, चाहे वो राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, है ना, हर एक चीज का अधिकार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। नहीं अधिकार होंगे तो उसके साथ शोषण हो सकता है ना, इस तरीके से। अगला क्या लिखा है, कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे सबसे पहले अगर यहाँ पे वो लंबे समय तक रह रहा है तो उसको नागरिकता मिल सकती है। अगर यहाँ पे किसी से विवाह कर लेता है तो उससे नागरिकता मिल जाती है। किसी जगह पर अगर यहाँ पे अगर वो संपत्ति खरीद लेता है तो भी उसको मिल जाता है। इसके साथ साथ सरकारी सेवा में संलग्न हो जाता है तो भी उसको अधिकार मिल जाता है, नागरिकता मिल जाती है। अगर वो विद्वान होता है और भारत को उससे मतलब भारत के बढ़ाने में उसका सहयोग होता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। और इसके साथ साथ अगर यहाँ का कोई व्यक्ति उसको गोद ले लिया तो उसको नागरिकता मिल सकती है ना। आगे समझते हैं 29वां, समकालीन दिनों में राष्ट्रवाद की परिभाषा कैसे बदल रही है। तो देखिए राष्ट्रवाद पहले और अब में बहुत सारा अंतर आ गया। क्यों? क्योंकि पहले जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो अलग थी, और आज की डेट में वैश्वीकरण की वजह से लोगों की सोच, लोगों की पहनावे, लोगों के आपस में बात व्यवहार विचार, हर एक चीज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस वजह से राष्ट्रवाद की परिभाषा बदलती जा रही है। भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? भारत के संविधान को उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान को जब बनाया गया तो उसमें विभिन्न देशों से बहुत सारे प्रावधान लिए गए। हालांकि प्रावधान लेना कोई गलत चीज नहीं है, इसलिए क्योंकि हम अन्य अन्य देशों की अच्छाइयों को अपने संविधान में सम्मिलित किए हैं। अदरवाइज कुछ लोग इसको उधार का थैला भी कहते हैं, ठीक है। और उधार का थैला इसलिए कहते हैं क्योंकि हम विभिन्न देशों से बहुत सारी चीजें लिए हैं। जैसे अमेरिका से हो गया मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से हो गया कानून के द्वारा शासन, है ना। इस तरीके से हम बहुत सारे अधिकार भी लिए हैं, मतलब प्रावधान लिए हैं। आगे, भारतीय राजनीति में अपराधी दूसरे की अपेक्षा अधिक सफल होते हैं। इसमें क्या एक सिंपल सी बात कही गई है कि जो अपराधी लोग हैं वो एक नॉर्मल व्यक्ति के अपेक्षा अधिक सफल होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपराधी सफल होते हैं। देखिए जब किसी के ऊपर कोई पावर होता है ना, तो वो व्यक्ति, जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसका एक व्यक्ति है जो कि पुलिस है, उसका बेटा कोई गलत काम भी करता है ना, तो वो ये सोच के करता है कि चलो मेरे पापा है बचा लेंगे, है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है, जब अगर यही व्यक्ति एक नॉर्मल होता है जिसके पिताजी कुछ करते नहीं, ठीक है, तो उस टाइम पे ये व्यक्ति कोई कार्य करने से डरता।
ऐसे ही जब भी राजनीति में किसी को लगता है कि भाई हमारे ऊपर किसी का पावर है और वो हमें बचा सकता है, तो उस स्थिति में वो अपराध करता है, ठीक है। और जब अपराध करता है और जब सामने वाला बचा लेता है, तो इस चक्कर में क्या होता है, कई बार उसको बेनिफिट मिल जाता है और हम ये समझने लगते हैं कि अपराधी दूसरे के अपेक्षा अधिक सफल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हमें भारत में संसद की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए, संसद की आवश्यकता हमें इस वजह से होती है क्योंकि संसद जो है बहस का मंच होता है, वहीं पे सारा डिबेट होता है, देश को चलाने की नीतियाँ बनाई जाती है। अगर देश में कोई चीज़ करना है तो उसकी नीतियाँ बनाई जाती है। इसके साथ-साथ पैसों को आवंटित करना, चीज़ों को देना, देश का डेवलपमेंट करना, सारी चीज़ों का मतलब हर एक चीज़ जो डिस्कशन होता है ना, वो ज़रूरी संसद में ही होता है। इसलिए हमें संसद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि हमें पता है आए दिन विभिन्न प्रकार की नीतियाँ हमें बनानी पड़ेगी, है ना? इस वजह से संसद की आवश्यकता होती है। तो आई होप सो आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी आप 7011912793 पे मैसेज करके आपको नोट्स मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और आप जुड़िए हमारे साथ, चीज़ों को पढ़िए। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।